जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972। ये चूंकि संक्षिप्त नाम है, इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 इसको कहा जाता है। ये 7 अध्यायों में बटा है, 44 धाराएं हैं, साथ में कुछ नियमावली भी है। हम चूंकि यह इसका अधिनियम का नाम बहुत लंबा है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश शहरी अधिनियम 1972 ही कह के पुकारेंगे। आप लोग इसको समझ जाइएगा। इसके पूर्व भी उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग हमने 39 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको देखें और उसका लाभ उठाएं तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप लोग के सहूलियत के लिए हमने अलग अलग विषयों पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है ताकि वीडियो को ढूंढने में आप लोग को आसानी हो। आते हैं विषय पर। इसके पूर्व मेरा आग्रह है कि अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ परिभाषा खंड में, जैसे मकानदार कौन होता है अर्थात मकान मालिक कौन होता है, किराएदार किसे कहा जाता है, और धारा 2 का चर्चा करेंगे कि इस अधिनियम का विस्तार किन मामलों में नहीं है, मतलब वो किन भवनों पे इसका विस्तार नहीं होगा। तो देख लेते हैं धारा 3 को पहले कि एक किराएदार किसे कहा जाता है और एक मकान मालिक किसे कहा जाता है। तो धारा 3 का जो क है ये किराएदार को परिभाषित करता है। इसके अनुसार ये कह रहा है कि किसी भवन के संबंध में किराए का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा उसका किराया देय हो और किराए की मृत्यु पर उसके वारिसों से है। मतलब जो किराया जिसके द्वारा देय होता हो वो किराएदार होता है, और उसकी मृत्यु होती है तो उसके वो जो वारिस होंगे वो किराएदार के रूप में माने जाएंगे। अब 2 चीजें कह रहा है कि यदि कोई रेजिडेंशियल पर्पज से वो भवन है तो उसके मरने के स्थिति में कौन उसके वारिस होंगे। तो ये कह रहा है कि जो उसकी मृत्यु होती है तो उसके साथ जो व्यक्ति रहते होंगे वो उसके वारिस मान लिए जाएंगे। और किसी नॉन रेजिडेंशियल की स्थिति में कह रहा है कि जो उसके वास्तविक वारिस होंगे, परिवार के सदस्य होंगे, वो उसको वारिस माने जाएंगे। इसका एक स्पष्टीकरण है। ये कह रहा है किसी होटल या वासा में किसी कमरे के अध्यासी को किराएदार नहीं समझा जाएगा। इसका तात्पर्य है कि कुछ खास समयों के लिए कोई व्यक्ति किसी होटल में या कहीं जाता है, उपस्थित रहता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो किराएदार हो गया। किराएदार का मतलब कि परमानेंट रहने वाला कोई एक व्यक्ति जो मंथली किराया मकान मालिक को देता रहा हो। अब इसमें जो धारा 3 का जी है उसमें फैमिली के बारे में बता रहा है कि उसके जो फैमिली कौन कौन मेंबर होंगे। तो ये कह रहा है कि फैमिली से संबंधित पति या पत्नी, पुंजाति वंशज, ऐसे माता पिता या पितामह पितामही या अविवाहित अथवा विधवा अथवा विवाह विच्छिन्न अथवा न्यायिक रूप से पृथक पुत्री अथवा पुंजाति वंशज की पुत्री जो सामान्यतः उसके साथ रहते हों, और किसी मकानदार के संबंध में परिवार के अंतर्गत कोई ऐसी नारी भी है जिसे उक्त भवन में रहने का विधिक अधिकार हो। तो इस प्रकार से जो परिवार शब्द का प्रयोग किया गया है, चाहे वो किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो, उसके अंतर्गत इतने लोग आते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि धारा 3 का जे कि लैंडलॉर्ड कौन होगा। तो लैंडलॉर्ड के संबंध में कह रहा है कि जिसका उसका किराया देय हो, मतलब जिसे उसका किराया देय हो, अथवा यदि भवन किराए पर उठा होता तो देय होता। ये प्रिजम्पशन की बात कर रहा है कि या तो जिसको किराया बार बार दिया जा रहा है वो मकान मालिक हो गया, या अगर जो उसको किराए पर नहीं उठाया गया होता तो जिस व्यक्ति को पाने का अधिकार होगा उसका किराया वो मकान मालिक के रूप में माना जाएगा। और इसके अंतर्गत सिवाय खंड 6 में जो ऐसे व्यक्ति का एजेंट या अटर्नी भी हैं, मतलब जो ये परिवार का जो खंड 6 में परिभाषा दिया गया है, उसके अलावा अटर्नी और एजेंट भी माने जाएंगे लैंडलॉर्ड, क्योंकि इसका जो पर्पज है सिर्फ किराया वसूलने का है। यहाँ मकान मालिक का मतलब ये नहीं कि उनको किसी स्वामित्व के रूप में देखा जा रहा है। इस अधिनियम के पर्पज से कौन मकान मालिक होंगे, कौन किराएदार होंगे, उसका यहाँ पे व्याख्या किया गया है। मतलब जो किराएदार यदि
रेजिडेंशियल पर्पज से है तो जो उसके साथ में रहते हों वो सारे व्यक्ति शामिल मान लिए जाएंगे जो कि उसके मृत्यु पे, और जो देह हो जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो किराएदार हो गया। और नॉन रेजिडेंशियल की स्थिति में जो एक्चुअल में उसके वारिस होंगे वही उसके वारिस माने जाएंगे। तो और मकान मालिक के बारे में अटॉर्नी और एजेंट भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं जो कि किराया वसूलते हैं। तो ये एक प्रकार से किराएदार और मकान मालिक किसको कहा जाएगा इस अधिनियम के तहत, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस अधिनियम का किन भवनों पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब जो ऐसे भवन जो इस अधिनियम के बाहर के क्षेत्र में आते हैं, मतलब उसका प्रयोग किराएदारी अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। तो किन भवनों को निर्मुक्त किया गया है उसके लिए धारा 2 स्पष्टीकरण के रूप में देता है। अब धारा 2 को हम लोग देखते हैं तो इसमें कुछ बातें गिनाई गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा भवन है जिसका मकानदार मतलब मकान मालिक के रूप में कोई सरकार हो या कोई स्थानीय प्राधिकरण हो या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम हो या कोई छावनी बोर्ड हो, यदि इनमें से कोई व्यक्ति उस मकान को अध्यासी के रूप में धारण किए हुए है तो वो उस भवन पे ये किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होगा। हमने अभी गिनाया जो मकानदार कौन हो, सरकार हो, स्थानीय प्राधिकरण हो या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम हो या कोई छावनी बोर्ड हो। तो यदि उसका मकानदार के रूप में इन अथॉरिटी का प्रयोग किया जा रहा है तो उस पे ये किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होगा। अब दूसरी बात ये करें किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा की या उसमें निहित कोई भवन, कोई ऐसा मान्यता प्राप्त शिक्षण भवन है या उसके निहित में कोई भवन है तो उस पे भी ये अधिनियम लागू नहीं होता। उसके बाद ये कह रहा है किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था में निहित या उससे संबंधित कोई भवन, यदि कोई चैरिटेबल पर्पज से कोई सार्वजनिक प्रयोजन से कोई भवन को रखा गया है उसमें भी ये किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके साथ में कह रहा है कि वक्फ अलल औलाद सहित किसी वक्फ में निहित या उससे संबंधित कोई भवन, यदि मुस्लिम विधि के तहत कोई वक्फ किया गया हो किसी भवन को या वक्फ अलल औलाद के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता हो तो वहां पे भी ये किराएदारी अधिनियम उस भवन पे लागू नहीं होगा। उसके बाद ये कह रहा है कोई फैक्ट्रीज एक्ट के अर्थ में जो उस भवन का फैक्ट्री के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, जो फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया है और उसमें जो फैक्ट्री की परिभाषा दी गई है उसका प्रयोग उस भवन में किया जा रहा फैक्ट्री के रूप में या कोई ऐसा संयंत्र प्लांट वगैरह उसमें सेटल्ड है तो उसको भी इस किराएदारी अधिनियम से बाहर रखा गया है। इसके बाद ये कह रहा है कोई सिनेमा घर हो या कोई औद्योगिक प्रयोजन से हो या कोई थिएटर हो तो वो भी इस अधिनियम से उसको बाहर रखा गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो है कि यदि कोई उस सिनेमा हॉल या कोई औद्योगिक प्रयोजन से कोई भवन हो या कोई थिएटर हो उससे सटा कोई ऐसा भवन है, जैसे देखे होंगे कोई मॉल वगैरह है, पिक्चर हॉल है, उससे सटा कोई दुकान अगर जो उसमें लगा हुआ है तो उसको ये कवर कर रहा है। लेकिन वो जो मनोरंजन के पर्पज से कोई थिएटर है क्या कोई सिनेमा घर है या कोई औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई भवन है तो उसको ये बाहर रख रहा है। लेकिन उससे संबंधित कोई ऐसा किराए के पर्पज से दिया गया है कोई रूम वगैरह जैसे खाने पीने के लिए कोई रेस्टोरेंट के रूप में या कोई छोटा मोटा दुकान के रूप में तो उसको ये मान रहा है कि ये किराएदारी अधिनियम के तहत आएगा। लेकिन वो जो थिएटर होगा या मनोरंजन के लिए जो सिनेमा घर होगा या औद्योगिक प्रयोजन से कोई ऐसा मकान होगा उसको ये अधिनियम बाहर करता है। अब इसके बाद से कह रहा है कोई स्टेडियम वगैरह हो तो उसको भी ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन वो स्टेडियम नहीं आएगा। लेकिन यदि स्टेडियम से संबंधित कोई जमीन है जिसपे कोई ऐसा दुकान वगैरह खुला है जिसको किराए पर उठाया गया तो वो इस पे लागू होगा, लेकिन वो स्टेडियम लागू नहीं होगा। स्टेडियम किराए के अंतर्गत इस अधिनियम में नहीं आएगा। इसके बाद से कह रहा है कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई सोसाइटी चलाई जा रही है, यदि उसका रजिस्ट्रेशन उस भवन पे है तो उसको भी ये छूट दे रहा है कि या कोई कंपनी कोई रजिस्टर्ड है जिसकी कंपनी के वो ऑफिस के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है उस भवन में तो उसको भी ये छूट दे रहा है कि नहीं वो भी इसको इस अधिनियम से अलग माना जाएगा।
और कोई ऐसा भवन है जिसका किराया 2000 रुपये से अधिक है, तो 2000 से ऊपर से अधिक के जितने भी किराए वाले भवन होंगे वो भी इस अधिनियम से अधिशासित नहीं होंगे, मतलब उसको भी इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। उसके बाद कह रहा है कोई ऐसा विदेशी मिशन या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण हो, मतलब कोई ऐसा भवन हो जिसका किराएदार जो है वो विदेशी मिशनरी चला रहा हो, या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण उसमें हो जैसे राजदूत वगैरह का होता है, तो उन भवनों को भी इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। अब इसके बाद एक उपधारा 2 इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा मामला है जो धारा 12 की उपधारा 5, 21 की उपधारा 1A या धारा 24 की उपधारा 2 या 24 क या 24 ख या 24 घ या धारा 29 की उपधारा 3 में की गई व्यवस्था के इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर नहीं लागू होगा। अब इसका चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा कि उन धाराओं में क्या दिया गया, बस इतना यही समझ लीजिए उन धाराओं में जो व्यवस्था की गई है वहां पे लागू नहीं होगा। और धारा ये भी कह रहा है कि यदि वो 1981 के प्रारंभ होने के पूर्व यदि कोई ऐसा निर्माण किया गया है तो वो 20 वर्ष तक उस पर लागू नहीं होगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि उन धाराओं में यदि धारा 12 की उपधारा 5 या धारा 21 की उपधारा 1A या अन्य भी जो धाराएं हैं ये 1981 के जस्ट बाद में उसका निर्माण पूरा हुआ हो या उसके तुरंत पहले, तो 20 वर्ष तक उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके बाद ये कह रहा है कि कोई ऐसा निर्माण कार्य हुआ है जो कि गवर्नमेंट से ऋण लेकर हुआ है, या कोई जीवन बीमा निगम या कोई बैंक या किसी सहकारी समिति या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से ऋण लेकर के कोई भवन का निर्माण किया गया है, तो उस भवन का भी प्रयोग जो है इस अधिनियम के तहत 10 वर्ष तक उस पर लागू नहीं होगा। या वो अगर जो 10 साल से अधिक के लिए कोई ब्याज उस पर निर्धारित है देने का, मतलब जो इंस्टॉलमेंट बांधा गया वो 15 साल का हो गया है, 20 साल का हो गया है, तो जो भी कम हो या तो 15 वर्ष या 10 वर्ष माने जाएंगे जो इंस्टॉलमेंट हैं, तो वो 10 साल या 15 साल जो भी कम इसमें होगा, चाहे इंस्टॉलमेंट कम हो या उसका जो है इंस्टॉलमेंट अधिक हो तो 15 साल। तो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि उतने दिन तक इस अधिनियम को उस पर लागू नहीं किया जाएगा, मतलब वो बाहर होगा। और ये कह रहा है कि अग्रेतर प्रतिबंध यह भी है कि जब किसी भवन का निर्माण 26 अप्रैल 1985 या उसके पश्चात पूर्ण हो तो इस उपधारा में 10 वर्ष की अवधि के प्रति निर्देश को उस दिनांक से जबकि उसका निर्माण पूर्ण हो 40 वर्ष की अवधि के प्रति निर्देश समझा जाएगा। मतलब यदि कोई बैंक से लोन लेकर के या किसी प्रकार से सरकार से लोन लेकर के कोई मकान का निर्माण किया गया है, तो उस पे ये कह रहा है कि किराएदारी अधिनियम फिर 40 साल तक एक्सटेंड कर जाएगा, लागू नहीं होगा यदि वो 26 अप्रैल 1985 के पश्चात निर्माण किया गया है। तो ये इस प्रकार से ये बताता है धारा 2 कि किन किन भवनों पे इस अधिनियम का विस्तार नहीं है। और हम लोगों ने मकानदार और किराएदार की परिभाषा भी देख लिया कि कौन कौन किराएदार हैं, कौन कौन मकानदार हैं। मैं अगले वीडियो में पुनः उपस्थित रहूंगा। आप लोग को ये बातें जरूर समझ में आई होंगी, कृपया मेरे जरूर पढ़ें। तथा पुनः आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।